जी धन्यवाद। IFPH इंटरनेशनल फोरम टू प्रमोट होम्योपैथी का ये हिंदी सेशन है जो 7 से 8 बजे तक चलेगा। इसके बाद 8 से 9 बजे तक इंटरनेशनल सेशन होगा जो इंग्लिश में होगा। फिर 9 से 10 बजे तक केरला का लोकल सेशन होगा जो हेलो। मलयालम भाषा में होगा। IFPH इंटरनेशनल फोरम टू प्रमोट होम्योपैथी बेसिकली कोशिश है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथ्स आके एक प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें और अपने ज्ञान को एक दूसरे से साझा कर सकें। इसी कोशिश के तहत आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कमलेश मेहता। अ, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर कमलेश जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। डॉक्टर कमलेश मेहता जी होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, मुंबई और सूरत दोनों में ही हैं। एसोसिएटेड हैं सर कॉस्मो होम्योपैथी एंड एस्थेटिक क्लिनिक, होम्योपैथी फॉर एवर हॉस्पिटल, हनीमेनियन गुरुकुल, यूनाइटेड होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन UHO के साथ और उसका प्रोजेक्ट होम्योपैथी इज पॉसिबल के साथ। सर इसके अलावा एसोसिएटेड है नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के साथ एंड रिटायर्ड प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केस टेकिंग एंड रेपोर्टरी, SMT CMP होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साथ। मैं चाहूंगा कि सर अपना आज का सेशन शुरू करें और अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा करें। कुछ स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम लग रहा है। मेरा आवाज आ रहा है बराबर? जी सर, आप क्लियरली ऑडिबल हैं। और विजिबल हूँ? हाँ सर। ओके। सभी दोस्तों को वेलकम करता हूँ। आज कुछ ऐसी बातें हम करेंगे जो हमें हमारी जड़ के साथ, फाउंडेशन के साथ जोड़ सके, और उसके माध्यम से हम समझेंगे कि आज की जो हमारी जर्नी है, आज की एजुकेशन सिस्टम है, और आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके क्या संबंध है। हेनेमैन सर ने, हमें मालूम है, अब तक सिर्फ 2 केसेस शेयर किए हुए हैं, जबकि वो तो उनके ऊपर पुस्तकें लिख सकते थे। उनका कहना है, मैथमेटिका प्यूरा में उन्होंने लिखा है कि केसेस बताना मैं बता दूंगा, लेकिन हमें वही प्रैक्टिस में केसेस तो मिलने वाले हैं नहीं। और उस तरह से यदि हम काम करेंगे तो हम ज्यादा प्रिजुडाइज हो जाएंगे, हमें ज्यादा समझेगा नहीं, हम एक स्टीरियोटाइप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो केसेस बताना जरूरी नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जो फिलोसॉफी दी हुई है, उसका एप्लीकेशन कैसे करना, यदि वो एक केस में कर सकते हैं तो बाकी के सब केसेस में कर सकते हैं। और एक केस में यदि रिजल्ट आ सकता है तो बाकी सब केसेस में रिजल्ट आ सकता है। तो उन्होंने हमें सिर्फ 2 केसेस दिए हैं प्रियम्बल में, और बताया गया कि ये जो मैं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता हूँ उसको ध्यान में दो, मेरे केसेस पे ध्यान मत दो। तो उसको ध्यान में रखकर मैं आपके साथ हमारा आज का सेशन शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि जो केस आपको भेजे गए थे, तो वो केस आपने देखा होगा, जो मैंने इंग्लिश में भी दिया था, और हिंदी ट्रांसलेशन भी किया। मैंने एक प्रयास किया है, जहाँ कंफ्यूजन होगा तो हम इंग्लिश को पढ़ के कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। मेरी स्लाइड दिखाई देती है? सर अभी ओपन हो रहा है, टाइम लगेगा बट हो जाएगा।
सर जरा दोबारा से ट्राई कीजिए, अभी हुआ नहीं। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, जरा एक बार और ट्राई कीजिएगा। मैं करता हूँ वापिस। जी जी। हुआ क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा है? अभी बफरिंग दिखा रहा है सर, बट अगर मतलब शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या आपके साइड? हो सकता है। मेरा आवाज आ रहा है? माइट भी तो। इट्स जस्ट अ ब्लैक स्क्रीन विद बफरिंग आइकन। मैं स्क्रीन शेयरिंग पोज हो गया है, क्यों हुआ ऐसा? सर क्या आप बिना स्क्रीन शेयर किए समझा सकते हैं इस टॉपिक को? सबके पास केस है जो मैंने भेजा था वो? सर ऐसा कोई केस तो रिसीव नहीं हुआ है, बट आप अगर ऐसे समझा पाएंगे तो हम लोग समझ गणेश सकते हैं कि मतलब गणेश सर क्या ने केस केस है। भेजा हुआ है। ग्रुप में डाला हुआ है, ग्रुप में है डॉक्टर मनीष, ग्रुप में, हिंदी ग्रुप में और आईएफपीएच ग्रुप में वो केस है दिया हुआ। हाँ सर, तब वो केस है हम लोग के पास। मुझे 2 मिनट का वक्त देंगे तो मैं क्विकली कंप्यूटर हाँ, चेंज। एक बार आप और ट्राई कर लीजिए सर, एक बार और ट्राई कर लीजिए। जी सर। हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, हमारे आज के मेहमान बेसिकली अपना सिस्टम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्यूटर चेंज करके दोबारा ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनका स्लाइड अपडेट नहीं हो रहा था। तो बस थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वापस ज्वाइन कर लेंगे। ये टाइम तक आपका ये इसमें ये पेज ने ये हिंदी सेक्शन में भेजा है केस रिकॉर्ड, आप इस पढ़िए थोड़ा सा, आपका इस देखिए, उसमें है केस, जी सर, ग्रुप में शेयर्ड है। शेयर है। तो जी सर। सभी लोग ये देख सकता है। सर अनम्यूट कर लीजिए सर, आप अनम्यूट कीजिए सर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ सर। यस सर। So now I am या, audible and visible. हाँ, Thank यस you सर, very much. क्लियरली। Thank you हाँ, very much, all of you. Okay, now I'll share my screen. यस सर, प्लीज। I am हाँ, disabled. You या have to जस्ट enable me for जस्ट screen मोमेंट सर, sharing. जस्ट सर एक मोमेंट सेकंड, सर। आपको को होस्ट बनाया जा रहा है, प्लीज हाँ, वेट, आपको भी बना दिया। इट इज कृष्णा मेहता सर। जी सर। Yeah, ओके सर, Krishna Mehta. ओके सर, नाउ इट यू आर द होस्ट सर, यू कैन सर शेयर आप अभी प्लीज। शेयर कर सकते हैं। अभी बराबर है? जी हाँ, सर, विजिबल है। क्लियरली विजिबल। चलो, thank you very much. Okay, तो आईएफपीएच के सौजन्य से हम एक जो केस प्रोसेसिंग पेश कर रहे हैं, आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद. We go back to the roots, revisiting Hahnemann concepts to apply to practice.
केस मैंने इंग्लिश में दिया हुआ है, उसकी हिंदी बहुत क्विकली हम रिवाइज करेंगे कि लगभग 40 साल की एक फीमेल पेशेंट डॉक्टर एनएमएन के पास आते हैं, जो पेशे से धोबी है और करीब 3 सप्ताह से वो परेशान है और अपनी ऑक्यूपेशन पे वो जॉब पे वो नहीं जा पा रही है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसको हम आज के परिचय में बोलते हैं प्रिलिमिनरी डेटा। और कोई भी मूवमेंट और कोई भी हरकत पर, स्पेशली ऑन एवरी स्टेप या तो फॉल्स स्टेप, गलत कदम उठाने पर उसके पेट में शूटिंग पेन उसको होता है, जो स्क्रोबिकुलस कोर्डिस यानी पेट का एपिगेस्ट्रिक रीजन, जो हर बार दाईं ओर से आता है। और पेशेंट ने ये कंफर्म किया कि वहीं से ये होता है। तो ये चीज हमें प्लीज नोट डाउन कि हर बार, और पेशेंट ने कंफर्म किया। और वो जब लेटती है तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है, फिर उसे कहीं भी दर्द नहीं होता, न तो बगल में और ना ही पेट के गड्ढे में। तो ये सिम्टम को हम कैसे समझेंगे? हम सिर्फ एक मोडालिटी के तौर पे समझेंगे, ये सिम्टम का कोई क्वालिटी है? ये समझने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं आज? चीफ कंप्लेन। इसमें क्या क्या है? मोडालिटीज है, सेंसेशन है, लोकेशन है और डायरेक्शन भी है। तो मोडालिटीज क्या है? उसकी मूवमेंट और फॉल स्टेप, और एवरी मूवमेंट देर इज मोडालिटी। सेंसेशन क्या है? तो हमें पता है कि शूटिंग पेन इज सेंसेशन, लोकेशन, डायरेक्शन आपको हर टाइम लेफ्ट साइड से एपिगेस्ट्रिक रीजन में आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस सिम्टम इज कंफर्म्ड। ये सिम्टम एक पक्का सिम्टम है, इसमें कोई भी डाउट, कोई संशय नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करें कि ये सिम्टम जो हैनेमन ने लिखा है, ही एवर्स्ट, सी एवर्सिस इट एवरी टाइम फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम आगे बढ़ते हैं। उन्हें सुबह 3 बजे के बाद नींद नहीं आती। अभी यहाँ पे पेन की वजह से नींद नहीं आती ऐसे नहीं लिखा है, उन्हें सुबह 3 बजे के बाद नींद नहीं आती। तो दिस इज नॉट रिलेटेड, इसका कोई मेन कंप्लेंट के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन वो जब बीमार है तभी ये परिस्थिति हमारे सामने आई है। तो प्लीज ये नोंद करें कि परिस्थिति बीमारी के समय में जो आती है वो हैनेमैन ने 1835 में नोंद की थी। वह भोजन को बड़े स्वाद से लेती है। तो यहाँ पे हम एपिटाइट, थर्स्ट, डिजायर, एवर्जन, हर चीज जिस तरह से लेते हैं उसी तरह से डॉक्टर हैनेमैन ने उसके बारे में पूछा की है। और हमें मालूम पड़ा कि भोजन बड़े स्वाद से लेती है, परंतु जब थोड़ा खा लेती है तो बीमार हो जाती है। कौन बीमार हो जाता है? पेशेंट, मरीज बीमार हो जाता है, उसका पेट बीमार नहीं होता। प्लीज इसको नोंद करें कि किस तरह से माइन्यूटली, मेटिकुलसली उन्होंने सब नोंद किया हुआ है। जब तब पानी उसके मुंह में इकट्ठा हो जाता है और जल ब्रश की तरह, वाटर ब्रश की तरह बाहर निकल जाता है। तो वो कब होता है? जब ये होता है तब ये होता है। देखो, समय का एक अनुसंधान किया हुआ है। प्लीज ये सब छोटी छोटी बातें हैं। मैं आपको आज कोई भी एक नई बात नहीं बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता है, हमें सबको ये पता है। बात ये है कि हैनेमैन ने 1835 में किस तरह से की थी और उसका आज हम क्या उपयोग करें, हमें पता है, लेकिन हम उसका उपयोग करते हैं क्या और किस तरह से करते हैं? उसे प्रत्येक भोजन के बाद बार बार खाली डकारें आती है। तो अफेक्शन इन जनरल एक सामान्य परिस्थिति, उसको क्या होती है? तबीयत नादुरुस्त है तभी, और बाकी भाग में भी क्या होता है वो भी उन्होंने लिया है। उनका स्वभाव पैशनेट है,
नीचे लिखा है टेम्पर, तो स्वभाव यानी टेम्परामेंट इज पैशनेट और क्रोध करने वाला है। जो नीचे लिखा है डिस्पोज टू एंगर, शी इज डिस्पोज टू एंगर, तो ये क्या बताता है हमें? जब दर्द गंभीर है तो वह पसीने से लथपथ हो जाती है। एक पखवाड़े के बाद से मासिक धर्म काफी नियमित था, बाकी मामलों में उनका स्वास्थ्य अच्छा है। तो ये सब क्या है? टेम्परामेंट यानी स्वभाव और डिस्पोजिशन यानी प्रकृति। डिस्पोजिशन यानी क्या है? टेंडेंसी टू बिहेव इन द पर्टिकुलर मैनर, उसको एक टेंडेंसी है क्रोध से पेश आना, और उसका स्वभाव ऐसा है। तो ये दो चीज अलग है ना, टेम्परामेंट और प्रकृति। एक फंडामेंटल चीज है और प्रकृति डेवलप भी हो सकती है। हम आगे बढ़ते हैं। आपका कोई भी प्रश्न होगा तो हम उसको डील करेंगे। मेरी जितनी कैपेसिटी है वैसे आपसे बातें करूंगा। ये देखो, यहाँ पेशेंट का स्वभाव भी समझा, प्रकृति भी समझी, एक जनरल रिएक्शन भी आया, और उन्होंने बाकी सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के बारे में भी लिखा कि ओवरऑल अदरवाइज पेशेंट इज फाइन। देखो, ये रिपोर्टेड रेफरेंसेस है फ्रॉम बोलिंगसेंस थेरेपेटिक पॉकेट बुक। तो मोशन एग्रेवेशन, आफ्टर मिडनाइट एग्रेवेशन, फोर्सिंग यानी शूटिंग को उन्होंने दिया फोर्सिंग्स, और फॉल्स स्टेप, फॉल्स मोशन। तो ये सारी से एक दवा बहुत सीधी आ जाती है, ब्रायोनिया। ब्रायोनिया तो हमें पता है, और कंप्लीट रिपोर्टरी में भी हम देखते हैं कि पेशेंट है मिडनाइट एग्रेवेशन आफ्टर 3 AM। हमने देखा प्रकृति, पेशेंट का प्रकृति जो है गुस्सा होने का, और उसका पेशेंट का टेम्परामेंट क्या है? पैशनेट है। तो वो दोनों बातें यहाँ पे हमें लेनी चाहिए बाकी सारी बातों के साथ में। तो हमारे लिए ब्रायोनिया कोई अलग परिस्थिति नहीं है, क्योंकि ब्रायोनिया जिसमें लीस्ट मूवमेंट एग्रेवेशन है, जिस मरीज को बार बार गुस्सा आता है और पेशेंट को फॉल स्टेप, इवन लिटिल जर्क भी तकलीफ देता है, तो ये बात परिस्थिति में हमें मालूम है कि ये सारी बातें ब्रायोनिया के क्यूरेटिव पावर में है। तो ब्रायोनिया आज के दिनों में हमारे, तो हमें रेपर्टरी भी यूज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे हमने किया कि यदि पहले की परिस्थिति में होता तो थेरापेटिक पॉकेट बुक हम यूज करते, और अभी की परिस्थिति में हमने कंप्लीट रेपर्टरी यूज किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि कंप्लीट रेपर्टरी में शूटिंग पेन कवर नहीं होता है ब्रायोनिया में, लेकिन रेफरेंसेस लेते हैं रिसेंट। तो कंप्लीट रेपर्टरी में तो ब्रायोनिया उसमें कवर होता है, यानी कभी भी कोई भी रेपर्टरी कंप्लीट नहीं है। हमें यदि उसका रेफरेंस लेना है तो अलग अलग मटेरियल मेडिका में और अलग अलग रेपर्टरी में या लेटेस्ट वर्जन में लेना चाहिए। तो ब्रायोनिया बहुत इजी है ये केस में। हम ये देखते हैं कि हेनेमैन ने ये सारी परिस्थिति कैसे सुलझाई। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका केस टेकिंग का इश्यू क्या था। प्रारंभिक जानकारी लेनी चाहिए, फिर रोगी की स्थिति और रोगी की बीमारी पे का प्रभाव क्या होता है वो भी लेना चाहिए। निश्चित कंफर्म सिम्टम लेने चाहिए और कंसिस्टेंट सिम्टम लेने चाहिए। हर बार लेफ्ट साइड से सिम्टम आता है तो लगातार सामान्य सिम्टम जो है वो हमें देखना चाहिए। सिम्टम ही खाली नहीं होना चाहिए, हमें ये देखना है उसमें कंसिस्टेंसी है या कंसिस्टेंसी नहीं है, खाली कभी कभार ये सिम्टम आता है। और जो सिम्टम आता है वो सिम्टम की विशेषता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके लिए हमें फोकस कहाँ करना है।
मॉर्बिड फिनोमिनन एफोरिज्म नंबर 6। यहाँ नकारात्मक लक्षण नेगेटिव सिम्टम को प्राधान्य दिया है, तो नकारात्मक सिम्टम यहाँ कौन सा है वो हम देखेंगे। पेशेंट का स्वभाव और प्रकृति, ये तीन चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि 6 एफोरिज्म में उन्होंने कैमोमिला, एकोनाइट वगैरह दवा में क्या दिया है, यदि बच्चा नहीं रो रहा, नहीं गुस्से में है, शांत है, तो कैमोमिला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि उसका टेम्परामेंट उससे मैच नहीं होता। और हमें सिम्टम कंप्लीट लेना चाहिए, उसका लोकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो स्थान क्या, दिशा क्या, संवेदना क्या, और उसकी मोडालिटीज, तौर तरीके, कैसे वो रिएक्ट करता है, वो सारे हमें देखना चाहिए। तो इससे सिम्टम क्या होता है, डिफाइंड होता है, सिम्टम क्या होता है, स्पेसिफिक बनता है। तो ये स्पेसिफिक सिम्टम का बड़ा महत्व उन्होंने एफोरिज्म नंबर 153 में दिया है, जो हम आगे देखेंगे। और और कोई जनरल प्रॉब्लम्स है या कोई लोकल प्रॉब्लम्स है, वो भी हमें लेना चाहिए, और उसका भी हमें लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और डायरेक्शन लेना चाहिए, along with morbid phenomena and whether there is any नकारात्मक नेगेटिव सिम्टम है कि नहीं, ऑल्टरनेटिंग स्टेट है कि नहीं, और उसमें पेशेंट का कौन सा स्वभाव और कौन सी प्रकृति मालूम पड़ता है। अभी देखो, प्रकृति शारीरिक प्रकृति भी होती है, सिर्फ मानसिक प्रकृति नहीं होती। टेंडेंसी टू कैच कोल्ड, टेंडेंसी टू हैव हेमरेजिस, तो वो सब भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और पेशेंट की और कोई परिवर्तन होता है कि नहीं जब से बीमार है तब से, तो पॉइंट ऑफ डिविएशन एफोरिज्म नंबर 6 अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब तक हम पॉइंट ऑफ डिविएशन नहीं समझेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वापस कौन सी परिस्थिति में आना है, रिस्टोरेशन ऑफ सिक वो आना है, तो हमें पॉइंट ऑफ डिविएशन समझना है। पॉइंट ऑफ डिविएशन नहीं समझा तब तक हमें उसका कोज कैसे समझेगा कि व्हाट हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम। तो ये सारी बात को पॉइंट ऑफ डिविएशन से इम्पोर्टेंट है, और पॉइंट ऑफ डिविएशन से शुरू हो जाती है बीमारी की परंपरा, उसकी प्रोसेस चालू हो जाती है, इसीलिए मॉर्बिड फिनोमिना आ जाता है। हमें केस प्रोसेस करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? दो चीज पे ध्यान देना है, लक्षणों पे ध्यान देना चाहिए और लक्षणों की विशेषता पे ध्यान देना चाहिए। तो लक्षणों को ध्यान देने के लिए हम कौन से सिम्टम सिलेक्ट करेंगे, तो वही सिम्टम सिलेक्ट करेंगे जो डेफिनेट है, जो कंसिस्टेंट है और जो डिफाइंड है। बराबर है, ये बात क्लियर हो गई। जो हैनेमैन ने हमारे सामने जो बात करते हैं वो उन्होंने प्रैक्टिस में डाल के बताया है, तो इसीलिए वो महान गुरु है। बोलते हैं और करते कुछ है, ऐसा नहीं है। पूरा ऑर्गेनॉन प्रैक्टिकल उनका नोटेशन से उन्होंने जो भी किया, उससे क्या किया, कब किया, क्यों किया और उसका परिणाम क्या है, वो एफोरिज्म से। बस उसके इसमें ना कोई थियरी है ना कोई प्रैक्टिकल पॉइंट है, सारा बात जो किया करा है उनका अनुभव है। तो ये पॉइंट हमने समझ में आया कि सिम्टम हम लेंगे तो सिम्टम कौन से लेंगे, जो कंफर्म्ड है, कंसिस्टेंट है और डिफाइंड है, कॉन्स्टेंटली रिकर होते हैं, वो सिम्टम को प्राधान्य देंगे। और सिम्टम का हमें व्हाट इज कैरेक्टराइजिंग सिम्टम, सिम्टम को कौन विशेषता देता है, तो मोडालिटीज विशेषता देती है। सबसे पहले मोडालिटी, मोडालिटी पॉजिटिव फैक्टर एंड मोडालिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फिर मॉर्बिड फिनोमिनन, नकारात्मक लक्षण नेगेटिव सिम्टम, ऑल्टरनेटिंग सिम्टम, और पेशेंट का टेम्परामेंट एंड डिस्पोजिशन यानी स्वभाव और प्रकृति।
ये हमने सिम्टम परख लिया, तो सिम्टम को कौन कैरेक्टरिस्टिक बनाते समझ लिया। उसके बाद ये स्टेप आता है कि अभी हम उसके रिलेवेंट मेडिसिन तक आगे पहुंचे। तो उसके लिए क्या करना है, प्रत्येक लक्षण को संक्षेप में लिखना चाहिए। फिर प्रत्येक लक्षण के सामने वो सभी औषधियां लिखे जो ऐसा लक्षण उत्पन्न कर सकती है, वॉट एवर इज विद इन द क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन। वो मेडिसिन, वो औषधियां का हम वहाँ नाम लिखे, और वो नाम हम कैसे लिखे, एब्रीविएशन में लिखे, संक्षिप्त रूप में लिखे। 3 स्टेप बहुत सिंपल है कि सिम्टम को लिखे, सिम्टम के सामने दवाइयां लिखे, और वो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखे। ये हो जाने के बाद हमें जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिलती है, कॉमन दवा जो आ गई, वो दवा को अभी हमें नैरो डाउन करना है। उसको हमें ज्यादा दवा से जो दवा पेशेंट को समान है उसको हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले मोडालिटीज को हम निर्णायक रूप से उपयोग करेंगे, उसका निर्णायक प्रभाव होता है। फिर समान प्रतीत होने वाली दवाओं के एक दूसरे से अलग करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, यानी अभी एक लेवल तक हम पहुंच गए जहां ये दवाइयां ऑलमोस्ट सब सिम्टम को कवर करती है। तो हमें अभी वो दवाइयां का लिस्ट कैसे कम करेंगे, नैरो कैसे करेंगे, उसकी प्रक्रिया के लिए क्या करेंगे। नंबर 1, हम ऑल्टरनेटिंग सिम्टम को लेंगे, वैकल्पिक लक्षणों को ध्यान में रखेंगे। फिर क्या करेंगे, नकारात्मक लक्षण, नेगेटिव सिम्टम को उपयोग करेंगे। और क्या करेंगे, वापिस डिस्पोजिशन और टेम्परामेंट पर हम विचार करेंगे। हम ये समझेंगे कि कौन सी दवा होम्योपैथिक रूप से अधिकांश लक्षणों को कवर करती है, खासकर सबसे अनोखे और विशिष्ट सिम्टम लक्षणों को, पिक्यूलियर एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को कौन कवर करता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन है, मोडालिटीज है। हम मोडालिटीज और पॉजिटिव फैक्टर को पकड़ेंगे, और उसके साथ हम जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिलती है, वो मेडिसिन में से ऑल्टरनेटिव स्टेट कौन सी दवा कवर करती है जो पेशेंट में है, नकारात्मक सिम्टम जो पेशेंट में है वो कौन सी दवा कवर करती है, डिस्पोजिशन और टेम्परामेंट, स्वभाव और प्रकृति के बारे में भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि सबसे पिक्यूलर और कैरेक्टरिस्टिक जो है केस में, वो उन्होंने क्या बताया, वो बाद में जीनियस ऑफ रेमेडी, तो वो जो है उससे हम दवा को नैरो डाउन करेंगे, काफी कुछ दवा निकल जाएगी। ये हो गया तो हम क्या करेंगे, selection of medicine which has to be homeopathic to the case। होम्योपैथिक यानी लो ऑफ सिमिलिया, जो लक्षण पैदा कर सकती है वही लक्षण को वो ठीक कर सकती है, ऐसी दवा को हम उपयोग करेंगे। यानी पेशेंट का क्यूरेटिव पावर में ये होना जरूरी है। अभी यहाँ मैंने हिंदी में स्लाइड नहीं बना पाया हूँ, प्लीज बेयर विथ मी, हम इसको इंग्लिश में सब करेंगे। फॉर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन रिलाई ऑन श्योर एंड कॉन्स्टेंटली यूजुअली सिलेक्ट रिकरिंग सिम्टम्स। तो ये हम सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन विच इज होम्योपैथिक टू द केस, उसके लिए हम ये फाइनल स्टेप्स है जो हैनेमैन ने ये सारी प्रोसेस में हमें समझाया है कि हम वो दवा को सिलेक्ट करेंगे जो डेफिनेट सिम्टम को कवर करती है और कंसिस्टेंटली सिम्टम्स अकर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया शूट इन द स्क्रोबिकुलस, पेट में जो शूटिंग पेन होता था एवरी टाइम फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो वो एक श्योर सिम्टम हो गया। जो ब्रायोनिया का 708 708वां सिम्टम है, जो है लिखता है विथ शूटिंग पेन इन द लेफ्ट साइड, मटेरियल मेडिका प्यूरा से रेफरेंस दिया हुआ है। बट ये रेफरेंसेस डॉक्टर हैनेमैन खुद लेते थे। सिम्टम्स कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स कॉमन टू द ड्रग्स will not help to decide homeopathic medicine to the case. Aphorism number 153 in the 6th edition
लास्ट लाइन उन्होंने लिखा है कि जिससे हम डायग्नोस नहीं कर सकते या जिससे हम दवा नक्की नहीं कर सकते, वो सिम्टम कॉमन सिम्टम है, जनरल सिम्टम है। तो वैसे ही जब भी हम ग्रुप ऑफ रेमेडीज तक पहुंच गए और वो पहुंचने के बाद हमें पता चला कि आगे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे सिम्टम्स जो है वो केस में, तो दैट विल नॉट हेल्प। जैसे कि शी कैन नॉट स्लीप आफ्टर 3 o'clock इन द मॉर्निंग, और सिकनेस आफ्टर ईटिंग, बहुत दवाई में। तो ये सिम्टम भले मुझसे हमें आगे दवा नहीं मिल पाएगी, वो एक लेवल तक बहुत सारी दवाइयों के लेवल पे लेके जाएगी, लेकिन आगे का काम नहीं होगा। मैच द सिम्टम्स ऑफ ईच ऑफ द केस विथ ऑल्टरनेटिव एक्शन ऑफ एवरी रिलेटेड मेडिसिन। तो ऑल्टरनेटिव एक्शन क्या है मेडिसिन में? तो ऑल्टरनेटिंग एक्शन इज अ वन काइंड ऑफ प्राइमरी एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्शन, जहां पे ऑपोजिट एक्शन आता है। ये सेकेंडरी एक्शन नहीं है, प्राइमरी एक्शन ही है। प्राइमरी एक्शन यानी क्या? दवा देने के बाद दवा का रिएक्शन हमें जो समझता है, जो दवा जो मूवमेंट पैदा करती है अंदर, वो प्राइमरी एक्शन है। तो उसका ही एक प्रकार है जहाँ पे ऑपोजिट होता है। एफोरिज्म नंबर 115 में हैनेमैन ने 6th एडिशन में कहा है। और जिस तरह से मेडिसिन में ऑपोजिट होता है, उसी तरह से डिजीज में भी ऐसे लक्षण जो ऑपोजिट है क्या? तो ये केस में ऑपोजिट लक्षण क्या थे कि पेशेंट हाँ, ये जो ऑल्टरनेटिव इफेक्ट है दवा में डेफिनेटली होनी चाहिए, हर वक्त ज्यादातर आना चाहिए। जैसे पल्सेटिन शूटिंग सिम्टम मैच होता है, शूटिंग पेन इन एपिगेस्ट्रियम ऑन फॉल स्टेप, लेकिन एवरी टाइम एवरी प्रूविंग में हर पेशेंट प्रूवर में रेगुलरली ये ऑल्टरनेटिंग नहीं आया। तो ये ऑल्टरनेटिंग क्यों कैसे हुआ? शूटिंग पेन इन एपिगेस्ट्रियम ऑन फोर स्टेप ऑल्टरनेटिंग कैसे है? तो उसका डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट में आएगा, वो हम देखते हैं। सिकनेस आफ्टर ईटिंग विथ रिलीज ऑफ फूड, देखो ये ऑल्टरनेटिंग सिम्टम है ना, सिकनेस आफ्टर ईटिंग विथ रिलीज ऑफ फूड, है ना? सिकनेस भी है और रिलीज ऑफ फूड भी है, ऑपोजिट इफेक्ट हुआ ना। ये ब्रायोनिया में है, ये ऑपोजिट इफेक्ट है आफ्टर ईटिंग फूड दैट ही रिलीज्ड, सिम्टम 279। नेगेटिव सिम्टम हेल्प टू डिफरेंशिएट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। तो इसमें नेगेटिव सिम्टम क्या है? एब्सोल्युटली नो पेन फेवर्ड सिलेक्शन ऑफ ब्रायोनिया। तो ये एब्सोल्युटली नो पेन और लाइंग डाउन तो मोडालिटी हो गई। ये नेगेटिव सिम्टम कैसे हुआ? तो पूरा सिम्टम क्या है? पेशेंट otherwise gets lot of pain, continuous pain, which allows which disallows उसको इवन काम भी नहीं करने देती है, इतना पेन है। लेकिन जैसे ही लेट गई तो कोई पेन नहीं। तो डायग्नोसिस क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन है, गेस्ट्राइटिस है। तो गेस्ट्राइटिस क्या अपनी एक्टिविटी बंद हो गई जैसे लेटे? तो गेस्ट्राइटिस हैज टू कंटिन्यू। तो ये नेगेटिव सिम्टम हुआ, जो एक्सपेक्टेड है कि लेटने टाइम भी पेन होना चाहिए, लेकिन पेन नहीं होता है। तो ये नेगेटिव सिम्टम हो गया। हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में नेगेटिव सिम्टम लेते हैं ना बहुत बार, कि पेशेंट को कंटिन्यूस खांसी है जो कि लंबे टाइम अरसे से चल रही है, एंटीबायोटिक बहुत सारी दवाइयाँ देने के बाद भी ठीक नहीं होती है, तो पेशेंट को पूछे भाई आपका वजन कम हुआ, आपको इवनिंग राइज ऑफ फीवर है? पेशेंट बोलते हैं नहीं मेरा वजन भी कम नहीं हुआ, मेरा भूख वगैरह बराबर है, मुझे इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर भी नहीं है। तो ये नेगेटिव सिम्टम हुआ फॉर कंसिडरेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन द केस।
तो हम क्या करेंगे, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए डायग्नोसिस के लिए उसी तरह से होम्योपैथी में नेगेटिव सिम्टम है ना, लॉट्स ऑफ डायरिया बट नो वीकनेस, एसिड फोर्स, ट्यूबरकुलम बोवाइनम, प्रोटोन टिक, तो ये सारी दवाएं में ये नेगेटिव सिम्टम है, जो पेशेंट में भी नेगेटिव सिम्टम है। तो हम नेगेटिव सिम्टम से दवाइयों को रूल आउट कर सकते हैं। Always opt for complete resemblance of case with relevant medicine referring material medica. Don't opt for partial. पार्शियली कितना भी कैरेक्टरिस्टिक हो लेकिन कंप्लीटली नहीं रिजेंबल होता है तो हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, सिमिलर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड डिस्पोजिशन नोट इज फाउंड इन पल्सेटिला। पल्सेटिला में इसी तरह का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं मिलता है, जो हमने देखा कि फोर्थ स्टेप पे हर टाइम उसको पेन नहीं होता है, जो ये पेशेंट में है। और डिस्पोजिशन ये पेशेंट का क्या है, क्रोधी है, पैशनेट है, एक्टिव है। पल्सेटिला में हम क्या देखते हैं, टिमिड है, काम है, वीपिंग है। तो ये कंप्लीट रिजेम्बलेंस नहीं होगा। दो सिम्टम इज कंप्लीटली मैचिंग, शूटिंग पेन एपिगेस्टियम ऑन फोर्थ स्टेप, इतना रिजेम्बलेंस तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी डिस्पोजिशन नहीं मैच होता है तो हम ये दवा नहीं देंगे। मैच कैरेक्टरिस्टिक एंड पिक्यूलियर सिम्टम्स ऑफ द केस टू मेडिसिन। जो कैरेक्टरिस्टिक एंड पिक्यूलियर सिम्टम है उसको मैच करना चाहिए। देखो शूटिंग बेलाडोना रोस्ट्रोक चाइना में भी है, लेकिन नॉट ओनली ऑन मोशन, देयर आर सो मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटीज विच में भी कैरेक्टराइजिंग बेलाडोना रोस्ट्रोक इन चाइना। बट ये केस में क्या है, ओनली एंड ओनली ऑन लीस्ट मूवमेंट, फोर्थ स्टेप उसको तकलीफ होती है, तो इसीलिए पिक्युलरिटी मैच होना चाहिए। एनालॉगी, एनालॉगी यानी क्या, जो सिमिलरिटी है, जो एक पार्ट में है वैसे ही अदर पार्ट्स में हो सकता है, तो हम बोलते हैं ये एनालॉगी है। तो इसमें एनालॉगी कैसे दिया है, देखो, एग्रेवेशन रेजिंग राइट आर्म, पेशेंट में तो कोई ऐसा सिम्टम नहीं है कि राइट आर्म एग्रेवेट रेज करने से उठा, राइट आर्म उठाने से उसको दर्द होता है नहीं। मैंने ये सिम्टम लीस्ट मूवमेंट के लिए एनालॉगी लिया है इसकी। वैसे पेन इन ट्रोकेंटर, स्टार्टलिंग शूटिंग ऑन मेकिंग फॉल्स स्टेप, तो शूटिंग पेन ऑन फॉल्स स्टेप कहाँ है, ट्रोकेंटर में है। हमारे पेशेंट में कहाँ पे है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में है। लेकिन ब्रायोनिया में लीस्ट मूवमेंट ठीक करने की क्षमता है, ब्रायोनिया में फोर्थ स्टेप एंड शूटिंग पेन, ये दो कॉम्बिनेशन, शूटिंग पेन ऑन फॉर मेकिंग फोर्थ स्टेप, ये ठीक करने की क्षमता है, जो लिखा है 520 सिम्टम में, जो ट्रोकेंटर में है, जो एनालोगस हो गया। टेम्परामेंट एंड डिस्पोजिशन शुड बी विद इन क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ओवरलुक बिल्कुल नहीं कर सकते। सारे सिम्टम कवर हो गए, लेकिन पेशेंट की प्रकृति और स्वभाव जो हमें ठीक करना है इसके विरुद्ध में है, तो हम उस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉ ऑफ सिमिलिया पे नहीं होगा। दवा देके पार्शियल इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन क्योर रिस्टोरेशन हम नहीं कर सकते। तो वेरी इरिटेबल डिस्पोजिशन, ये सारे रेफरेंसेस दिए हैं। और ये पेशेंट को आपने देखा कि ब्रायोनिया देने के बाद वो काम पे लग गई और बताने नहीं आई, बोली मैं धंधा करूं कि बताने आऊं, तो उसको रेविंग अबाउट बिजनेस,
After giving Bryonia in the proving, for 1 hour this remaining symptom 766. इसीलिए ब्रायोनिया जुड़ गया है बिजनेस के साथ। उसका प्यार, उसका पैशन कहाँ पे है? बिजनेस में है। तो ये सारी बातें हम ये केस के जरिए समझे। तो ब्रायोनिया हेनेमैन ने क्यों दिया? बिकॉज दिस इज द ओनली वन अमंग ऑल अदर ऑल्टरनेटिंग एक्शन जो ब्रायोनिया कवर करता है। नेगेटिव सिम्टम ब्रायोनिया कवर करता है। डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट ब्रायोनिया कवर करता है। मोरालिटीज एंड सेंसेशंस इन दिस केस ब्रायोनिया कवर करता है। और बाकी के जो डाइजेस्टिव सिम्टम के सिस्टम के जो सिम्टम्स थे, एम्प्टी इरेक्टेशन, वाटर ब्रास, खाने का अच्छा होना लेकिन खाने के बाद बीमार फील होना, ये सारी बात ब्रायोनिया में है। इस तरह से और कोई दवा में नहीं है। इसीलिए ब्रायोनिया सिलेक्ट किया है, नहीं कि ओनली ऑन फ्यू इंडिकेशंस कि पेशेंट लिस्ट मूवमेंट से एग्रेवेशन है और डिस्पोज टू एंगर है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं सिम्टम्स मेनली दो प्रकार के हैं। मैं बोलता हूं वैसे प्लीज आप देखो, मैं यहाँ एनिमेशन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए सिम्टम्स मेनली दो प्रकार के हैं एज डिफाइंड इन एफोरिज्म 153। जनरल सिम्टम्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक की सिम्टम होते हैं, दार्शनिक सिम्टम होते हैं। तो जनरल सिम्टम यानी सामान्य सिम्टम, सामान्य मीन्स बहुत लोगों में वो मिलता है, जो डिफाइंड नहीं है और जो वेग है, जो स्पेसिफाइड नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरी इंग्लिश आप समझ रहे हो, फिर भी नहीं समझे तो प्लीज हम डिस्कस कर लेंगे कि जो सिम्टम डिफाइंड नहीं है, वेग है, वो सामान्य सिम्टम है। जो सिम्टम डिफाइंड है, जो स्पेसिफिक है, वो दार्शनिक है, कैरेक्टरिस्टिक है। डिफाइंड और स्पेसिफिक कौन बनाता है? हमने देखा उसका स्थान, उसका डायरेक्शन, दिशा, उसका सेंसेशन और उसका मोडालिटीज, ये उसको डिफाइंड करता है। मोमेंट एनी सिम्टम इज डिफाइंड, भले ना पैथोलॉजिकल सिम्टम हो, डिफाइंड हुआ तो वो इतना सॉरी स्पेसिफिक हो गया ना, तो वो आगे आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन नॉन डिफाइंड एंड वेग, जैसे कि सॉरी एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, रेस्टलेसनेस, हेडेक, हेडेक हेडेक में कुछ डिफाइंड नहीं है। मोमेंट आई से हेडेक ऑन द लेफ्ट साइड, हेडेक हैविंग अ शूटिंग पेन, हेडेक वर्स इन द सनलाइट, हेडेक गुस्सा आने के बाद, बुखार रहने से, नींद नहीं आने से, तो डिफाइंड हो गया तो वो हेडेक चला जाएगा कैरेक्टरिस्टिक की लाइन में। लेकिन वीकनेस, डायरिया, कोई भी सिम्टम हो जो डिफाइंड नहीं हुआ है, वो जनरल या सामान्य सिम्टम है। वो आपको दवा देने के लिए काम नहीं आएगा ना, वो आपको डिजीज समझने में काम आएगा या दवा समझने में काम आएगा। लेकिन यदि आपने उसको डिफाइन किया तो वो आपको आगे लेके जाएगा। तो आगे कैसे लेके जाएगा? जो डिफाइंड सिम्टम को हम एनालिसिस करेंगे तो किस तरह से करेंगे? पहले डिफाइंड सिम्टम में आप ये देखेंगे वो कंफर्म्ड है एंड कांस्टेंट यूजुअली रिकरिंग है कि नहीं। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके ही साथ रहोगे वो कंफर्म्ड है, आप दोस्त भी उसी को बनाओगे ना जो हर तकलीफ में आपके साथ देता है। वो कांस्टेंट यूजुअली रिकरिंग होना चाहिए। तो ये प्रकार के सिम्टम हुए, वैसे प्रकार के सिम्टम लेके आप जो टेम्परामेंट, स्वभाव और प्रकृति वाले सिम्टम है, जो ऑल्टरनेटिंग ऑपोजिट होता है, वो से वैसे सिम्टम है। रूब्रिक्स दिए है ना, ऑल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस, जो हमें चाहिए लेकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को
डायरिया हुआ लेकिन वीकनेस नहीं है तो हम आर्सेनिक नहीं देंगे। ठीक है, कंप्लीट सिम्टम होना चाहिए। और एसेसरी सिम्टम जो एफोरिज्म नंबर 7 में उसने मेंशन किया है और उसको डिस्क्राइब किया है एफोरिज्म नंबर 5 में, जो असर्टेनेबल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्यूपेशन, सेक्सुअल लाइफ, सोशल रिलेशंस वगैरह, जो हैबिट, हैबिटेट, डाइट, ये सारी बातें जो लक्षण है, एसेसरी सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। तो एनालिसिस में हम ये ध्यान में लेंगे कि सिम्टम श्योर है और कंसिस्टेंट है, तो वो टेम्परामेंट का या डिस्पोजिशन का होगा, ऑल्टरनेटिंग होगा, नेगेटिव होगा, कंप्लीट होगा और एसेसरी होगा। ये हुआ तो हम देखेंगे ये स्ट्राइकिंग टाइप का है, सिंगुलर टाइप का है, अनकॉमन टाइप का है कि पिक्यूलर टाइप का है। ये इवेल्यूशन ऑर्डर उन्होंने एफोरिज्म नंबर 153 में दिया है। स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन, पिक्यूलर, टेम्परामेंट एंड डिस्पोजिशन। हम देखेंगे वो स्ट्राइकिंग है, सिंगुलर है, अनकॉमन है, पिक्यूलर है ये केस में। तो उसी तरह से हम ये सिम्टोमेटोलॉजी करेंगे और डायरेक्शन जो उन्होंने दिया है, सिम्टम लिख के उसके बाजू में रेमेडीज लिखेंगे, फिर रेमेडीज में से हम शॉर्ट आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मोडालिटीज और ये जो इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम के माध्यम से। और जो एट द एंड हमने देखा है कि कैसे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। Sir, we have a fixed time slot, time limit, and it's around 3 to 4 minutes maximally left. बस 3 मिनट बाकी है, मेरा बस पूरा हो गया कि जी इस सर, तरह का थैंक जो यू सर। डायरेक्शन दिया है वो डायरेक्शन पे हम काम करेंगे। और मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे साथ दिया और इनकन्वीनियंस होते हुए भी आपने मुझे बर्दाश्त किया। थैंक यू वेरी मच। और आपके कोई भी प्रश्न होंगे यहाँ समझने के अभाव से कुछ प्रॉब्लम रहा तो 9833150025, मैं रिपीट करता हूँ 9833150025 पे आप लिख सकते हैं या IFPH के थ्रू भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। Thank you very much to IFPH for giving me this occasion. हाँ, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। थोड़ा सा इनिशियल प्रॉब्लम हुआ बट बहुत अच्छा इसका आपका ये आया है। और हम लोग आपको फिर दोबारा सुनना चाहते हैं। आप एक बार दोबारा फिर आइए, क्योंकि आपने जो क्लास लिया है ये जो जस्ट वंडरफुल क्लास, जहाँ की आप ऑर्गेनन और केस को लेकर के साथ साथ पैरेलल स्टडी दी है। और जबकि आपको टाइप ऑफ द सिम्टम्स को भी एक्सप्लेन किया, फिर आपने कब इसका क्या होना है इसको भी एक्सप्लेन किया। तो बहुत अच्छा ये मेथोडोलॉजी को आपने एक्सप्लेन किया है। ये सभी के लिए बहुत बड़ा गाइडलाइंस होगा। आपने इंग्लिश सेशन में भी इसको बहुत अच्छा तरह से बताया था। आज हिंदी में भी इसको हम लोग ने सुना है। ये काफी अच्छा है। और हम लोग का समय, अब चूंकि समय की सीमा है, हम लोग ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर कि आप फिर एक बार आइए, एक और सेशन के लिए मुझसे आप बता दें, मैं आपको डेट बता दूंगा, आप जरूर से आइए। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। मैं एक छोटी सी गुजारिश सबको और करूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात होकर के। बहुत दिनों के बाद शायद मैं बॉम्बे में कभी CMP कॉलेज में मिला था, उसके बाद मिला नहीं। अभी बहुत दिन के बाद में आपका दर्शन हो रहा आप अक्सर मुंबई आइए। मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा सबको है। यस कि सर, यस एंडमिन का सर। ये केस बार बार हमको बार बार बढ़े। आपका आपके विषय में याद दिलाया डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी ने। उन्होंने बोला कि सर से, तब मुझे एकाएक याद आ रहे, मैं तो पहले से जानता हूँ। हाँ सर, ठीक थैंक है, यू, तो हम बहुत लोग प्यार सेशन रहा को मेरे समाप्त पर। कर रहे हैं सर। यस सर। तो मैं एक सेकंड है हमारे पास, मैं बोल देता हूँ यस सर, यस सर, प्लीज कि सर। आप ये केस बार बार पढ़े। हिंदी में भी मैंने दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, आप जरूर पढ़ते रहिए। तो इसमें से बहुत कुछ अलग अलग जितनी बार पढ़ोगे उतना मिलेगा। और उसका दूसरा केस भी जो है वही प्रियम्बल में दिया है, मोटेमेड के प्यूरा में, वो भी केस भी पढ़िए। और ये सब पढ़ के आज की तारीख में हम जो केस देते हैं उसमें हम कैसे ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं और ये चीजें हमें
सिर्फ थियोरेटिकल नहीं लगेगी लेकिन प्रैक्टिकल यूज आ सकता है, वो हम, जैसे सर ने एक और मौका दिया है तो मैं केस सर्कुलेट करूंगा और हम उसके ऊपर आगे काम करेंगे कि यही गाइडलाइन पे हम केस कर ये सकते सर हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, और पढ़ने का भी तरीका बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मनीष जी, थैंक डॉक्टर यू सर। हुबर्ट इज वेटिंग फॉर अस। जी सर। डॉक्टर सर हुबर्ट इज बहुत बहुत वेटिंग टू गो। धन्यवाद। आपका आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल था और काफी कुछ हमें सीखने को मिला। एंड इसी तरीके से आज का हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। ओवर टू यू इंग्लिश सेशन, प्लीज कंटिन्यू। Hello, Dr. Manish, जी सर। Sahanisa, and Krishna sir. Thank you very much for doing all this. Today is our 1209th day of uninterrupted daily webinar of IFPH, International Forum for Homeopathy, on 23rd December 2023. Today our guest is Dr. Bijendra Kumar Pratap Singh. He had done several classes in, I think, in both Hindi and in English. So today, let us have an 1 minute silent prayer before starting our session. Thank you all. Always do beautiful webinars. That is what I saw in Dr. Virendra Kumar Pratap Singh's classes. So he's BHMS holder and director, MD Homeo Lab Private Limited, Ghaziapur, a most popular practitioner of Ghaziapur, Uttar Pradesh. Today he is dealing the subject lifestyle disorder and the treatment in homeopathy, part 1. We know that there are so many parts out there because lifestyle diseases are common, very common. If a person having no diseases, he may itself bring himself lifestyle diseases. I saw many people, they have no any other complaints, but their life only making them disease people. It starts from the heart and to the peripheral part of the body. So I think that the treatment pattern will be also like that. In most of the cases, it can be rectified. I think that our doctor, Vijendra Kumar will give us a light on new things about lifestyle diseases. We know something, but we are always expecting more from you. Your classes were in the previous time, your classes were very eye-opening classes. So we are expecting a good one from the, you can start now and there will be 45 minutes class and there will be a discussion part after that. So you are welcome, most welcome to our platform, sir. Thank you, sir. You can start now. My voice is clear or not, sir? Please Yes, let me know about that. Yeah, very clear. Thank you for the kind words, sir. And one correction I would like to tell you that my name is Dr. Vijendra Pratap Singh, sir. But I Yes. think that it is written like this. Okay, No worries. It was wrongly printed, sir. It was wrongly printed. I did not change it. I did not change it. It is because of that. Sir. No problem. Sorry. It has been informed to Dr. Dhanesh. Okay, sir. May I start, sir? Yeah. May I start, sir? Okay, Yes, you sir. can start now. Okay, thank you, sir. Good evening, everyone. It's my privilege and honor that I'm here in front of you. And I would like to thank Dr. Sahani, sir, and all the jury members who have given me multiple opportunity to share my experience and knowledge in front of you. I would like to thank all the doctors